जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत का जेट इंजन प्रोग्राम सीसीएस के अप्रूवल के बेहद करीब। फॉर्मर सीडीएस ने जताई डिफेंस इंडस्ट्रीज में वाइट लेबलिंग पर चिंता। लश्कर के टॉप ऑपरेटिव ने माना कि अननोन मैन ने मारे हैं उनके 30 से अधिक मेंबर्स। और भारत का कैट्स वॉरियर अनमैन्ड विंगमैन अपने फ्लाइट टेस्ट के लिए तैयार। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंच फर्म सैफ्रन और भारत की जीटीआरई का जॉइंट वेंचर जो भारत के 5th जनरेशन एमका के लिए एडवांस्ड जेट इंजन को विकसित करने पर काम कर रहा है, तो ये जो योजना है ये अपनी डिस्कशन वाली स्टेज से मूव करके अब अप्रूवल वाली स्टेज की तरफ आगे बढ़ रही है। और इस प्रस्ताव पर नेगोशिएशंस, टेक्निकल डिस्कशन और बिजनेस प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है और एक फॉर्मल जॉइंट वेंचर को बनाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और जिसे 15 अगस्त 2026 से पहले सीसीएस का फाइनल अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। और इस अप्रूवल के बाद जॉइंट वेंचर औपचारिक रूप से स्टैब्लिश होगा और फिर वे एक एडवांस जेट इंजन को विकसित करना शुरू करेंगे। बाकी इस पार्टनरशिप के तहत टोटल 9 प्रोटोटाइप्स को बनाया जाना है और इनिशियली 120 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले इंजन्स बनेंगे, जिसे बाद में 140 किलो न्यूटन वर्जन तक भी अपडेट किया जाएगा, जो कि एमका के बाद के भारत के और भी एडवांस्ड 6th जनरेशन फाइटर्स को पावर देने के हिसाब से होंगे। और इस जॉइंट वेंचर में इस इंजन टेक्नोलॉजी के 100% आईपी राइट्स भारत के पास रहने वाले हैं और ये पार्टनरशिप सही मायनों में भारत को एक जेट इंजन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी। और बाकी इसके अलावा भारत अपने कावेरी 2.0 तो इस पर भी अलग से काम कर रहा है, जिसमें पहले वाले कावेरी को ही टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह इस्तेमाल करके उसे स्केल अप करने की योजना है। वहीं यूएस के साथ भी F414 जेट इंजन वाली डील हुई है, जो कि तेजस मार्क 2 और एमका की इनिशियल 2 स्क्वाड्रंस को पावर देने के लिए इस्तेमाल होगा और उसमें लगभग 80% तक के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया गया है, लेकिन कोई भी सोर्स कोड, कोई भी हॉट सेक्शन, क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी ये इसमें शामिल नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल ने एसरी इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है और इस पार्टनरशिप के तहत वे उन डिफेंस परियोजनाओं में कोलैबोरेट करेंगे जिसमें जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, लोकेशन इंटेलिजेंस, जियो एआई ये मुख्य रूप से शामिल रहते हैं। और इस पार्टनरशिप का उद्देश्य होगा भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और मजबूत करना। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि भारत की अर्जेंट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो जीआईएस सॉल्यूशंस हैं यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वो समय पर उपलब्ध होकर तैनात हो सकें। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में द प्रिंट के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड, तो उन्होंने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में वाइट लेबलिंग पर अपनी चिंता व्यक्त करी है। वाइट लेबलिंग से मतलब है कि कुछ कंपनीज जो कि फॉरेन कंट्रीज से एक कंप्लीट डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करती है, फिर यहाँ थोड़े बहुत उसमें चेंजेस करके जैसे कि रीपैकेजिंग या ब्रांडिंग उसको इंडियन मेड प्रोडक्ट्स के नाम से बेचती है। और कुछ कंपनीज तो उसमें स्वदेशी कंटेंट की परसेंटेज को गलत तरीके से भी क्लेम करती हैं, जो कि एक्चुअल में उसमें नहीं होता है। तो इसलिए फॉर्मर सीडीएस ने इस पर यह कहा है कि उनकी सीडीएस के कार्यकाल के दौरान मिलिट्री के नोटिस में ये वाली प्रैक्टिस सामने आई थी। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा जाता है कि 40 से 50% कम से कम स्वदेशी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में कुछ कंपनीज रिक्वायरमेंट्स को जबरदस्ती पूरा करने के लिए गलत तरीके से चीज़ों को सर्टिफाई करती थी। और इसलिए उन्होंने इस बात पर प्रश्न भी उठाया है कि आखिर क्यों कुछ मैन्युफैक्चरर्स सिर्फ अपने फायदे के लिए राष्ट्र हितों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और उनका यह भी कहना था कि राष्ट्रवाद और भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस की ही नहीं है, बल्कि डिफेंस कंपनीज और इंडस्ट्रियलिस्ट की भी है। और चूंकि कंपनीज जो गलत तरीके से दावे करती हैं, उनकी पुष्टि के लिए जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं उनकी हर एक फैक्ट्री की जाकर निरीक्षण करना बेहद ही मुश्किल है, इसलिए कंपनियों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। बाकी अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फॉर्मर सीडीएस ने स्क्रू ड्राइवर गिरी वाली प्रैक्टिस पर अपनी चिंता व्यक्त करी है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर के एक टॉप ऑपरेटिव ने इस बात को स्वीकार किया है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के अंदर ही उनके लगभग 30 मेंबर्स को हॉरिफाइड किया है। वैसे पाकिस्तान तो कहता है कि लश्कर को उसने बहुत पहले ही प्रतिबंधित कर दिया और भंग कर दिया था, लेकिन जो लेटेस्ट वीडियो सामने आई है रिजवान हनीफ की, तो ये लश्कर वाले सुअरों के संगठन का ही सुअर है। और उसी वीडियो में उसने क्लेम किया कि पिछले 3 से 4 वर्षों में उसके कई सारे मेंबर्स पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हॉरिफाइड किए गए, और वो भी अननोन मैन द्वारा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2005 के बाद से पहली बार है जब लश्कर के किसी सुअर ने अपने मेंबर्स के हॉरिफिकेशन को पब्लिकली स्वीकार किया है। और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने वीडियो की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई भी किया और ये कंफर्म किया कि उस वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है वो लश्कर का एक सीनियर टेररिस्ट है, जो कि भारत में वांटेड भी है। बाकी हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इसकी भी अननोन मैन से मुलाकात बेहद ही जल्द हो। एचएएल का जो कैट्स वॉरियर अनमैन्ड विंगमैन है, तो इसके ग्राउंड रन, टैक्सी ट्रायल्स और फ्लाइट टेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए प्लान किए गए। और जबकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो एचएएल है अपनी हेलीकॉप्टर डिवीजन में एक एडिशनल प्रोडक्शन लाइन को भी स्टैब्लिश कर रही है। इसके अलावा एक जानकारी ये सामने आई है कि ड्रोन्स के लिए जो डीआरडीओ है वो एक नए तरह के लो कॉस्ट कॉम्पैक्ट मिसाइल्स को विकसित करने पर काम कर रही है,
जिन्हें विशेष रूप से मेल और हेल यूएवीज के लिए विकसित किया जा रहा है और उनकी सटीकता को बढ़ाने के लिए इन्हें एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम से भी इक्विप्ड किया जाएगा। और ये लाइट वेट लेकिन बेहद ही प्रिसाइज तरह की मिसाइल्स होने वाली हैं जो कि विशेष रूप से यूएवी प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जाएंगी। चाइनीज मीडिया के मुताबिक चाइनीज एयरफोर्स एक खास तरह के इंटेलिजेंट स्ट्राइक प्लानिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है जो कि कमांडर्स और पायलट्स को टारगेट को प्रायोरिटाइज करने, अटैक वेव्स को कोऑर्डिनेट करने और यूनिट्स को स्पेसिफिक टास्क अलोकेट करने के लिए मदद करता है। इसके काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि सिस्टम का जो एआई है वो एक मिलिट्री प्लानर की तरह काम करेगा, जिसमें बैटलफील्ड की इन्फॉर्मेशन को बहुत तेजी से एनालाइज करने से लेकर हमले की सबसे बेहतरीन योजना क्या हो सकती है तो वो सजेस्ट करेगा, और जिससे मिशन के लिए प्रिपेयर होने के लिए कमांडर्स को जितना समय चाहिए होता है वो कम हो सकेगा। इसके अलावा ये मल्टीपल एयरक्राफ्ट और वेपन्स के बीच कोऑर्डिनेट करने में मदद कर सकता है। ये सिस्टम टारगेट्स को असाइन कर सकता है, ये बता सकता है कि उस टारगेट पर किस एयरक्राफ्ट का किस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और एक बहुत बड़े एरिया पर स्ट्राइक्स को सिंक्रोनाइज कर सकता है। और इसे विशेष रूप से उन ऑपरेशंस के लिए बनाया गया जिसमें हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स शामिल रहते हैं, जिससे बहुत तेजी से हमला करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। तो ऐसी स्थिति के लिए भी ये जो सिस्टम है ये मास एयर स्ट्राइक को भी सपोर्ट कर सकता है, जो कि मैनुअल प्लानिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट है। और जैसे कि अभी हाल ही में चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने मिलिट्री को कहा था कि मिलिट्री ऑपरेशंस में वे एआई का इस्तेमाल बढ़ाएं और एक इंटेलिजेंट मिलिट्री को बिल्ड करें, और देख के लग भी रहा है कि चाइना इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन हिफाजत के दौरान सूबेदार अवधेश ठाकुर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1991 में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में बीएसएफ के 10 वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनके नाम हैं कांस्टेबल शरद गोगोई, कांस्टेबल के धीरज भाई, कांस्टेबल जीसा भाई, कांस्टेबल कृष्णादासन, कांस्टेबल जगबीर सिंह, नायक सोमनाथ, कांस्टेबल विक्रम सिंह, कांस्टेबल दीपाराम, कांस्टेबल भागीरथ सिंह और कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार। आज के दिन 1973 में 20 असम राइफल्स के जमादार पदम कुमार छेत्री ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के उस एलिट इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है जहां पे भारतीय वायुसेना के टॉप टियर फाइटर कॉम्बैट लीडर्स तैयार होते हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।